सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे नगरीय अधिवास। मानव अधिवास के अंतर्गत जो है नगरीय अधिवास। इसके पहले मैंने जो अध्ययन कराया था वो ग्रामीण अधिवास है। ग्रामीण अधिवास का मैं पूरा डिटेल किया था। ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताया था मैंने, और इसके ग्रामीण प्रतिरूप बताया था मैंने, कार्यों का आधार पर बताया था, ग्रामीण अधिवास के प्रकार बताए थे मैंने, और मकानों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिसके कारण मकान बनाने के लिए लालायित होते हैं। ये पूरी बातें मैंने इसके पहले क्लास में जो अध्ययन करा दिया था। आज हम लोग देखते हैं नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास जो गांव में रहते हैं और गांव में जो है बस्तियां बना दी जाते हैं वो ग्रामीण अधिवास। नगर में जो है बस्तियां बच जाती है उसको नगरीय अधिवास कहते हैं। तो अधिवास से तात्पर्य ये होता है कि बस्ती किससे कहते हैं, इसके पहले मैंने और अध्ययन करा दिया था और मैं बता दूं आज। बस्ती उसे कहा जाते हैं जो कुछ मकानों अथवा घर के समूह को ही बस्ती कहते हैं। कुछ मकानों अथवा घर के समूह को ही बस्ती कहते हैं। अब समूह किसे कहते हैं, दो या दो से जो अधिक जो संख्या हो जाती है उसको समूह कहते हैं। जो एक ही प्रकार के व्यवसाय के लोग रहते हैं या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लोग होते हैं। जो एक ही प्रकार के जो व्यवसाय लोग होते हैं वो ग्रामीण बस्तियों पे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं हम लोग जी लोहार लोग रहते हैं तो लोहार मोहल्ला हो गया, और इसे बढ़ाई लोग रहते हैं बढ़ाई को हो जाता है, ब्राह्मण लोग रहते हैं तो पूरा पंचायती के काम करते हैं। तो ये अलग अलग जो मोहल्ले के रूप में हो जाते हैं और पूरे मिलाकर जो है एक बस्तियां बच जाती है। यहाँ पर जो व्यवसाय करते हैं नगरी में जो व्यवसाय जो करते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ और पंचम व्यवसाय के लोग आते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्लियर इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, तृतीयक चतुर्थ पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं। अब ये देखते हैं प्राथमिक व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन मैं कर दूँ कि प्राथमिक व्यवसाय वह होते हैं जो शारीरिक रूप से कार्य किया जाता है, मानसिक रूप से कार्य नहीं किया जाता। मानसिक रूप से कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं। वो जो है परंपरागत व्यवसाय के रूप में रहते हैं। वो किसी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं लेते। प्राथमिक व्यवसाय में वह आसानी से वो कार्य किए जा सकते हैं। अरे खेती करना, शिकार करना, आखेट करना और नाव बनाना, टोकरियाँ बनाना, ये जो है प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं जो परंपरागत कार्य किया जाता है। इसमें किसी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं लिया जाता है। द्वितीयक व्यवसाय में हम लोग ये कर सकते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय वह होता है जो एक नए निर्माण के रूप में कार्य करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए जो प्राथमिक व्यवसाय के लोग जो है खेती कार्य कर जो है और जो कपास बोते हैं अपने खेतों पर, कपास को चुनता है और कपास को चुन कर जो है एक सूती मिल में भेज देते हैं और उसको सूत को निकाल कर जो है एक कपड़ा का निर्माण करता है। तो द्वितीयक व्यवसाय जो है एक निर्माण करता होता है, निर्माण करने वाला होता है। जो उसी प्रकार से जो प्राथमिक व्यवसाय वाला जो है अपने खेतों पर गन्ना बोते हैं, वो गन्ना को काटता है और रस निकाल कर जो है एक चीनी बनाने का काम कर जाता है, वो द्वितीयक व्यवसाय के लोग कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो है हम उसको कह सकते हैं कि जैसे पर्सन मतलब जो है पटवा, वो जो है उसका जो है निकाल कर जो हम गलीचे बना सकते हैं, बारदाना बना जाते हैं, बोरे बना जाते हैं, वो निर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा व्यवसाय हम लोग कह सकते हैं तृतीय व्यवसाय में जो हम लोग होते हैं मुख्य रूप से सेवाएं। अब सेवाएं मतलब से जो जितनी भी सेवाएं जो होती हैं, चाहे एक शिक्षक जो है वो सेवा के रूप में करता है, डॉक्टर सेवा के रूप में कर सकता है, वकील जो है सेवा के रूप में कर सकता है, व्यापार करने वाला जो सेवा के रूप में करता है, वाणिज्य करता है, बैंक वाला कर सकता है, डाक वाला कर सकता है। ये सभी प्रकार से जो जितनी भी सेवाएँ हैं, चाहे सड़क मार्ग, वायु मार्ग, ये सभी जो है सेवाएं के जो आता है वो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। चतुर्थ व्यवसाय वह होता है
चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत हम लोग उसको ले जा सकते हैं जब कोई उन उच्च भौतिक अक्षमताओं के अनुसार से होता है जिसका दायित्व चिंतन अथवा शोध और विकास के लिए किया जाता है ना। चतुर्थ व्यवसाय वह होता है जो उन उच्च बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा किया जाता है जिसका दायित्व चिंतन एवं शोध के द्वारा जो है विकास किया जाता है। ये चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। पंचम व्यवसाय उसे कहा जाता है। चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता, इसमें सूक्ष्म रूप से हम देखे जा सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है ना, अनुसंधान के द्वारा किया जाता है, वित्त विभाग के द्वारा किए जाते हैं और विधि के द्वारा किया जाता है। ये पंचम व्यवसाय के अंतर्गत किए जा सकते हैं। ये जो हुआ व्यवसाय के अंतर्गत। अब हम अध्ययन करते हैं कि नगरीय अधिवास की विशेषताएं। नगरीय अधिवास की विशेषताएं क्या हो सकता है। अब सबसे पहले हम ये देखें नगरीय विशेषता अधिवास की विशेषताएं कि नगर में रहने वाले लोग, सबसे पहले नगर में रहने वाले लोग जो है ये मानसिक रूप से कार्य करते हैं, शारीरिक रूप से नहीं करते। अब उसमें क्या बताया था मैंने प्राथमिक व्यवसाय में हमने ये बताया था या ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं यह होता है कि वहाँ के लोग जो है शारीरिक रूप से कार्य किया जाता है, मानसिक रूप से कार्य नहीं किया जाता। जबकि इसके ठीक इसके विपरीत आ जाएंगे कि यहाँ नगरीय अधिवास में रहने वाले लोग जो है मानसिक रूप से कार्य करते हैं, शारीरिक रूप से कार्य नहीं करते। दूसरा इसकी विशेषता हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है नगर में रहने वाले लोग जो होते हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से जो व्यवसाय में लगे होते हैं। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में लोग होते हैं यहाँ पर जो है। इसीलिए जो है ये सभी लोग, चाहे एक डॉक्टर कहें, चाहे एक वकील कहें, चाहे एक शिक्षक कहें, एक जो है अनुसंधानकर्ता का है क्या है ना, या एक जो है उच्च स्तर के अधिकारी का क्या, ये सब गांव में ना रहकर शहरों में रहते हैं। तो ये शारीरिक रूप से कार्य ना करके ये मानसिक रूप से कार्य करते हैं। तीसरा हम ये कह सकते हैं इनके जो घर जो होते हैं वो पक्के घर होते हैं, एक आकर्षित होते हैं, है ना, और एक डिजाइनर घर होते हैं, देखने में बहुत आकर्षित लगते हैं, अच्छा लगता है। और जो गांव में जो बनाया जाता है उस प्रकार से नहीं होता, है ना। और चौथा हम लोग कह सकते हैं इनका ग्रामीण नगरीय बस्ती में जो घर होते हैं वह सुनियोजित ढंग से होता है, एक प्लानिंग के तहत होता है। इनका जो है नालियाँ, इसकी सड़कें, है ना, ये सब जो है पहले से प्लानिंग किए जाते हैं। कहाँ पर बगीचा होना है, कहाँ पर जो है मार्केट होना है, ये सब पहले से ही प्लानिंग के तहत पर ही घर बनाए जाते हैं। अगला हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं वो एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं, अपना माता पिता और बच्चे बस वहीं तक ही सीमित रहते हैं। तो अपना एकाकी जीवन रहना पसंद करते हैं। हम अगला कर सकते हैं कि इसका नगरीय अधिवास की विशेषता है यहाँ की बस्तियों में सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो है सफाई कर्मचारियों के द्वारा यही नगर का सफाई किया जाता है, जिसके कारण वहाँ नगर जो है बहुत साफ सुथरा दिखाई देता है। अगला हम ये देख सकते हैं नगरीय अधिवास की उत्पत्ति, है ना। नगरीय अधिवास को उत्पत्ति को प्रभावित करने वाला कारक, नगर में जो बसावट करते हैं वो कौन सा कारक है, वो कौन सा तत्व है जिसके कारण जो है नगर में आने के लिए लोग जो है लालायित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें जलवायु। नगर में बसावट करने वाला जो है कौन सा ऐसे तत्व है जिसके कारण जो है बसना चाहता है। सबसे पहले हम लोग देखें जलवायु। जिस नगर की या जिस स्थान की जलवायु जो है अनुकूल होगी, स्वास्थ्यवर्धक होगी, वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे, है ना। जहाँ पर अति उष्णता होगी, अति शीत होगी, वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। जैसे जो है भूमध्य रेखीय भागों पर देखें, जो शून्य अक्षांश के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के उस पट्टी पर जो डोल्ड्रम कहा जाता है वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी बात जो है शीत कटिबंध पर जहाँ एस्किमो लोग रहते हैं, जहाँ पर चारों तरफ जो है स्थलीय भागों पर बर्फ जमा रहता है, वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। उन भागों पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध है, वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। जो रहने के लिए कठोर जलवायु नहीं रहेगी, वहाँ पर जो है स्वास्थ्यवर्धक और अनुकूलतम जलवायु होगी, वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे।
जैसे टोक्यो पे, शिकागो पे, लॉस एंजल्स पे, बीजिंग पे, यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। दूसरी हम इसकी विशेषताएं हम ये देख सकते हैं, धरातल का स्वरूप कैसा है, धरातलीय संरचना कैसा है। धरातलीय संरचना के संदर्भ में हम लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ पर स्थलीय भाग जो होता है वो अधिकांशतः पर्वत पठार मैदान होता है। अब मैदान किसे कहते हैं, पठारी भाग किसे कहते हैं और पर्वतीय भाग किसे कहते हैं। मैदानी मैदानी भाग वह होता है जो समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर होता है, वो मैदानी भाग कहता है। 300 से लेकर जो 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है उसको पठारी कह सकते हैं। 600 से लेकर जो और आगे की ओर होता है और अधिक ऊंची पर होता है उसको पर्वतीय भाग कहते हैं। लेकिन एक दोनों में अंतर और बताते तो पठारी और पर्वतीय भागों पर एक जो हमारा तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार जो है हमारा 1000 मीटर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन उसको पठार क्यों कहते हैं, तिब्बत का पठार। लेकिन अंतर ये होता है कि जो पर्वतीय भागों पर होती है वो नुकीले भाग होती है और पठारी भागों पर जो है एक मेज की तरह होती है, एक चौरस होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो है आवासीय भाग होता है। इसलिए वहाँ पर जो है पर्वतीय भाग और ये पठारी भाग है ना। तो ये क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर देखें, जहाँ पर समतली भाग होगा, जहाँ पर मैदानी भाग पे होगा या तो पठारी भागों पर होगा, जहाँ पर समतलीकरण होगा उन भागों पर जो है उद्योग धंधा लगाने के लिए सहूलियत होती है ना। सड़क परिवहन निकालने के लिए, रेल परिवहन निकालने के लिए सहूलियत होती है, वहाँ पर आवासीय के लिए बहुत सहूलियत होती है। तो ये सार्वजनिक संरचना पर जो है एक मैदानी भागों पर और पठारी भागों पर रहना पसंद करेंगे पर्वतीय भागों के तुलनात्मक में। तीसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि खनिज और शक्ति के साधन के कह सकते हैं, जहाँ पर खनिज उत्पन्न होगा, जहाँ पर खनिज निकाला जाएगा या शक्ति के साधन जहाँ पर मिलता है उन भागों पर जो है लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो शक्ति उत्खनन जो होंगे, उत्खनन के कारण जो उसमें वर्क करने वाले लोग होंगे अच्छी खासी जो है वेतनभोगी होते हैं, और अच्छी खासी वेतनभोगी होने के कारण वहाँ पर जो है नगर का बसावट हो जाएगा। जब नगर का बसावट हो जाएगा और कभी वो खनिज क्या होता है, हमारा समाप्य संसाधन होता है। समाप्य संसाधन मतलब जो है अनवीकरणीय संसाधन होता है। ये संसाधन वह होते हैं जो हम लोग जो वर्तमान की दृष्टि में जो जिस प्रकार से हम उसका उपयोग कर रहे हैं, और इसी प्रकार से हम उपयोग यदि करता जाएं तो इसका जो है भविष्य में यह खत्म होने की स्थिति पे होती है ना। जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग, कोयला, खनिज तेल है ना। तो ये कौन सा है, शक्ति के साधन, और ये जो है आने वाले दिनों में जो है ये खत्म हो सकती है। तो और है ना, और जिस प्रकार से ये खनिज जैसे खत्म होती है, समाप्य संसाधन जो है जैसे खनिज धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जिसके कारण जो है नगर बसावट हुई थी, अब खनिज नहीं है तो वो नगर के बसावट धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो भौगोलिक शब्दों में ऐसे नगरों को हम लोग प्रेत नगर कहते हैं, है ना। अगर हम लोग का पॉइंट आता है हमारा जल पूर्ति का अभाव, जहाँ पर जल की पूर्ति नहीं होगी वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, जहाँ पर जल की पूर्ति होगी वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। इतिहास गवाह है जी, इसमें जो हम देखेंगे जहाँ पर जितनी भी सभ्यताएं हुई है आज तक, वहाँ पर जो है नदी के तट पर हुई, जहाँ पर पानी का सुविधाएं मिली है वहीं पर हुई है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं सिंधु घाटी का सभ्यता कर सकते हैं, मेसोपोटामिया का सभ्यता कर सकते हैं, दत्ता फराज का सभ्यता कर सकते हैं, मिस्र की सभ्यता कर सकते हैं। जहाँ पर भी सभ्यता पानी की सुविधाएं हुई हैं वहीं पर जो है ये सभ्यताएं हुई है, पानी के जहाँ पर मिला गया है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे वर्तमान में अभी जो है टेम्स नदी के तट पर जो है लंदन बसी हुई है, हडसन नदी के तट पर जो है न्यूयॉर्क बसा हुआ है ना, मिशिगन के तट पर शिकागो बसा हुआ है ना, यमुना नदी के तट पर जो है दिल्ली बसा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी की सुविधाएं होती है वहाँ पर जो है लोग रहना पसंद करते हैं। हम अगला कह सकते हैं परिवहन एवं यातायात, है ना। परिवहन एवं यातायात, जहाँ पर लोग जो है सर्व सुविधा देखती हैं, जो पगडंडियाँ पर जो है चलते हैं वो मजबूरन
के कारण चलती है। जहाँ पर पक्की सड़कें रहेंगी, रेलगाड़ियाँ चलती रहेगी, है ना, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर जो है परिवहन एवं यातायात के सुधार पर हम लोग कह सकते हैं सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग, है ना, या जल मार्ग, ये सभी प्रकार के जो सुविधाएं होगी वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे, है ना। अगला हम देख सकते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से तात्पर्य ये होता है कि उद्योग, जहाँ पर यदि उद्योग लगाए जाएंगे तो वहाँ पर जो है उद्योग में बहुत से कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है, और कर्मचारी वहाँ पर लग गई वहाँ उद्योग में, तो धीरे धीरे वह नगर का विकास हो जाता है। धीरे धीरे नगर का विकास हो जाता है। जैसे भिलाई स्टील प्लांट का कहें हम लोग, है ना, उस भिलाई इस्पात संयंत्र में जो है वो उद्योग संचालित हुआ, जिसके कारण जो है भिलाई नगर बन गई है। जमशेदपुर का कहें हम लोग, अहमदाबाद का कहें, तो ये उसी प्रकार से जो है उद्योग के कारण जो है नगर का बसावट हो जाती है। अगला हम लोग कह सकते हैं पूंजी एवं प्रौद्योगिकी के कारण नगर का बसावट हो जाता है। जहाँ पर जो है बैंकिंग की सुविधाएँ होगी, जहाँ पर मनोरंजन का साधन होगा, जहाँ पर व्यापार होगा, जहाँ पर वाणिज्य होगा, ये सभी प्रकार से जहाँ पर सर्व सुविधाएं जो होती है वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, है ना। ये हुआ नगरीय अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत कह सकते हैं। अब अगला हम लोग देखें नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण हम लोग इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। इसका हम लोग कह सकते हैं, एक आकार के आधार पे और दूसरा कार्यों के आधार पर। आकार के आधार पर से तात्पर्य ये है कि आकार मतलब जो है कितना आकार, वहाँ पर जो है जनसंख्या के आधार पर हम लोग उसको विभाजन किया जा सकते हैं, है ना। जनसंख्या के आधार पर हम लोग किया जा सकते हैं। आकार के आधार पर जो हम लोग सबसे पहले हम ये देखें कि पूर्वा या पल्ली। पूर्वा पल्ली किसे कहते हैं? पूर्वा उसे कहते हैं जब कोई नगर पूर्ण रूप से वहाँ पर बसावट हो जाती है। जब कोई नगर पूर्ण रूप से बसावट हो जाती है, और जब ऐसी स्थिति में जब पूर्ण रूप से बसावट हो जाती है तो वहाँ पर कोई जगह नहीं रहता, कोई स्थान नहीं हो पाता जहाँ पर और घर बनाए जा सके, जिसके कारण अब वहाँ पर उस नगर पर बसना चाहते हैं तो कुछ दूरी पर जो है एक घर बन जाता है, फिर दूसरा घर बन जाता है, तीसरा घर बन जाता है, चौथा, तो कुछ घरों के समूह के कारण वो जो है उप बस्तियाँ बच जाती है, जो इस मुख्य नगर के नाम से उसको जाना जाता है ना। तो वहाँ पर उप बस्तियाँ बच जाती है। और मुख्य रूप से यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ की जनसंख्या जो है 20 से 150 जनसंख्या तक हो सकती है, तो उसको हम लोग भौगोलिक शब्द में पूर्वा कहते हैं और पल्ली कहते हैं। दूसरा हम लोग ये कहते हैं नगरी गांव। अब नगरी गांव किसे कहते हैं? जब मुख्य रूप से कोई गांव बस गया है, जब कोई मुख्य रूप से जो नगर बच गया है, नगर बचने के आसपास जो गांव का जो बसावट होती है वो नगरी गांव कहते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है इसकी जनसंख्या जो है 150 से 500 तक जनसंख्या हो सकती है। और मुख्य रूप से जो गांव जो होती है, ये गांव वाले जो है वहाँ पर जो जितनी भी सामग्रियाँ होती है, जैसे दूध है, हरी सब्जियाँ होती है, या गांव में जितने भी प्रकार के जो सामग्रियाँ होती हैं वो शहरों में बेच आते हैं। और वापसी जब आते हैं, ये ग्रामीण लोग जो है वापसी अपन जब घर आते हैं तो वहाँ पर जो है शहर में बिकने वाला जो वस्तुएं हैं, दैनिक आवश्यकताओं की जो होती हैं, उसको जो है अपने घर पर ले आते हैं। यहाँ पर जो है नगरी गाँव में जो है मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है 150 से लेकर 500 जनसंख्या तक हो सकती है। यहाँ पर अस्पताल खुल जाते हैं, डाकघर खुल जाते हैं, है ना, स्कूलें खुल जाती है, इस प्रकार से। और तीसरा हम लोग कह सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा मैं जो ये बताते जा रहा हूँ थोड़ा सा विस्तार अधिक से की ओर जा रहा हूँ मैं जनसंख्या का आधार पर। तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि कस्बा वह हो जाता है जो 500 से 10,000 तक जनसंख्या हो सकती है, 500 से 10,000 तक हो सकती है। अब इस कस्बा जो है 500 से 10,000 तक हो सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से नगरी गांव से विस्तार अधिक हो जाता है। यहाँ पर जो है फिर अस्पताल, लाइब्रेरी खुल जाती है, यहाँ पर जो है कॉलेज भी खुल जाती है, यहाँ प्रशासनिक तहसील खुल जाती है
है ना। यहाँ पर जो है थाना के बदले जो है यहाँ पर चौकियाँ खुल जाती है ना। तो इस प्रकार से जो है इसको हम लोग कस्बा के रूप में कह सकते हैं। कस्बा के रूप के बाद हम लोग कह सकते हैं कि नगर, यहाँ की जनसंख्या जो है 50,000 से 10 लाख तक हो सकती है। अब यहाँ पर बताया था, इसके कस्बा बताया था मैंने 500 से लेकर जो 10,000, और उसके बाद फिर इस नगर को बता रहा हूँ मैंने 50,000। इन दोनों भागों पर 10,000 से और 50,000 के बीच में जो है सभी भूगोलवेताओं ने थोड़ा अपनी अपनी मतानुसार से बताई गई है। कोई जो है 10,000 बताए तक कस्बा में, और यहाँ का जो है नगर का जो है 50,000 बताया है। ये थोड़ा सा आसपास में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो अर्थात हम लोग नगर का ले लें 50,000 से 10,000 लाख तक। अब यहाँ पर देखें कि भारत में जो 1 लाख तक जनसंख्या जहाँ पर होती है, भारत में जो है 1 लाख तक जनसंख्या जो होती है उसको इसकी संज्ञा दी गई है, नगर की संख्या दी गई है। और यहाँ पर जो है नगर जो होते हैं, जहाँ ये न्यायालय खुल जाते हैं, नगर पालिका निगम खुल जाती है, यहाँ प्रशासनिक कार्यालय खुल जाती है, यहाँ महाविद्यालय खुल जाती है, हाँ बड़े कई प्रकार से जो स्कूल खुल जाती है। प्लानिंग के तहत पर यहाँ पर जो बाग बगीचा सभी प्रकार से यहाँ सर्वसुविधा हो जाती है नगर। इसके बाद नगर के बाद हम देखें महानगर। महानगर ये होती है जब 10 लाख से अधिक जो होती है, 10 लाख से अधिक जब जनसंख्या होती है उसको महानगर के रूप में कह सकते हैं। यहाँ अधिकांश ये महानगर जो होती हैं ये आसपास क्षेत्रों का, राज्यों का जो है आसपास के जिलों का ये प्रदेश की राजधानी बना दी जाती है। यहाँ पर व्यापारिक मंडियाँ हो जाती हैं, औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है ये महानगर में। अब महानगर के बाद देखें हम लोग शहरनगर। शहरनगर वह हो जाता है जब जिसकी जनसंख्या, जब कोई महानगर के आसपास में कोई कस्बा जब दोनों मिल जाती है, जो महानगर के साथ साथ जो है कोई कस्बा जो है महानगर के साथ में मिल जाती है उसको जो है शहरनगर कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के हमारे देश में ही देखते हैं, जैसे कोलकाता के नज़दीक में जो कस्बा था, जो दमदम था, अलीपुर था, है ना, और हावड़ा था, ये सब जो है कोलकाता के अंतर्गत हो गए, महानगर के अंतर्गत जो है मिल गई। अब ये जो है शहरनगर के रूप में कह सकते हैं। जैसे हैदराबाद का जो है सिकंदराबाद वाला, ये सब हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। अगला हम लोग सकते हैं विराटनगर। विराट से तात्पर्य ये होता है कि विराट मतलब जो है एक बहुत विस्तार के रूप में है ना, जहाँ पर जो है 50 लाख से अधिक जनसंख्या के उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, है ना। जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली कह सकते हैं, न्यूयॉर्क का कह सकते हैं, मैक्सिको सिटी कह सकते हैं, टोक्यो कह सकते हैं, शंघाई कह सकते हैं। ये जो है 50,000 से अधिक जनसंख्या जहाँ पर होती है उसको हम लोग विराटनगर के रूप में संज्ञा दी जा सकती है। ये है हमारा जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण, आकारों के आधार पर वर्गीकरण। हम इसको एक और उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा जो हम बता सकते हैं कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर वर्गीकरण जो होता है, हम ये देखते हैं कि कार्यों के आधार पर वर्गीकरण, पहले हम लोग औद्योगिक नगर। अब औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? औद्योगिक नगर वह होता है जो नगर उद्योग के कारण ही नगर स्थापित हो जाते हैं, जो नगर उद्योग के कारण ही स्थापित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जमशेदपुर जो है वहाँ का उस इस्पात के कारण, उस इस्पात स्टील प्लांट के कारण जो है, संयंत्र के कारण जो है जमशेदपुर का विकास हुआ। अहमदाबाद का देखें, वहाँ जो है सूती वस्त्र मिल है जिसके कारण जो है अहमदाबाद का विकास हुआ है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर पर कहते हैं, है ना। और कह सकते हैं जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र का कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है भिलाई स्टील प्लांट जब खुला जिसके कारण भिलाई नगर व्यवस्थित हो गई, नगर बन गया। दूसरा जो हम लोग कह सकते हैं कि व्यापारिक नगर, जो नगर व्यापार के नाम से ही जाना जाता है उसको व्यापारिक नगर कहते हैं, और व्यापार के कारण ही नगर का बसावट हुआ है। जैसे हम लोग कह सकते हैं हांगकांग का, सिंगापुर का कह सकते हैं, कोलकाता का कह सकते हैं, सहारनपुर का कह सकते हैं। तो व्यापार के कारण ही वो नगर स्थापित होता है। तीसरा हम लोग ये कह सकते हैं प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर वह हो जाता है जो नगर
प्रशासनिक कार्यालय पूरी तरह से खुल जाती है। और ऐसे जो नगर होते हैं ये राजधानियाँ ही होती है, अधिकांश राजधानियाँ होती है। चौथा हम लोग कह सकते हैं बंदरगाह। बंदरगाह से तात्पर्य यह होता है जब कोई समुद्री तटीय भागों से जो है आयात और निर्यात होते हैं, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लाने ले जाने के कार्य होता है, तो उसको जो है उस नाम से, उस नगर को जो है बंदरगाह नगर के नाम से जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है विशाखापट्टनम, है ना। विशाखापट्टनम ये है कि ये तटीय भाग है, उड़ीसा के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी से जो है माल जाया जाता है, जो विशाखापट्टनम के नाम से ही उसको बंदरगाह नगर के नाम से जानते हैं। अगला जो कह सकते हैं प्रतिरक्षा नगर। प्रतिरक्षा नगर मतलब जो है इन आर्मियों के लिए, ये फौजी लोगों के लिए जो है ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर स्थापित होते हैं उसको प्रतिरक्षा नगर कह सकते हैं, है ना। जो इसको पुलिस इन फौजियों के लिए जो छावनियाँ बनाई जाती है, जैसे भारत में जो उदाहरण के रूप में है बरेली है, मेरठ है, ये इसी प्रकार से हैं। अगला हम लोग इसके उदाहरण दे सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखें शिक्षा नगर, एजुकेशन सिटी, है ना। वह नगर जिसके कारण एजुकेशन के नाम से ही जाना जाता है, जैसे भारत का जो है तक्षशिला, नालंदा, इसके कारण। अगला हम लोग कुछ कह सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र लोग जो वहाँ पर जो है अपना गर्मियों के दिन में घूमने चले जाते हैं और जिसके कारण बसावट हो जाती है, वह नगर स्वास्थ्य केंद्र के नाम से ही बसावट हो गई है। जैसे मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है, देहरादून है ना, दार्जिलिंग है, ये सब जो है वहाँ पर घूमने जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र होने के कारण वह जो है स्थापित हो गई है। अगला हम लोग कह सकते हैं धार्मिक नगर। धार्मिक नगर से तात्पर्य यह होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म वाले हो जिसके कारण वह नगर स्थापित हो जाते हैं। चाहे मक्का मदीना का कहें, है ना, चाहे माउंट आबू का कहें, है ना, या हम लोग जो है अयोध्या कहें, श्री राम का जन्मभूमि का अयोध्या कहें, चाहे मथुरा कहें, है ना, चाहे वाराणसी कहें, चाहे इलाहाबाद का कहें, जिसके नाम से वो जो है नगर जो है उसी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। अगला हम लोग कह सकते हैं खनन केंद्र। खनन केंद्र जो है जैसे रानीगंज, बोकारो, कालगुल्डी, कुलगुल्डी, ये सब जो है उत्खनन होती है, खनन निकाले जाते हैं, है ना, खनन निकाले जाते हैं, जिसके कारण से वह नगर स्थापित हो गई है। रानीगंज, बोकारो, है ना, कोरबा, कालगुल्डी, कुलगुल्डी, ऐसे असंख्य नगर है जिसके कारण खनन निकालने के कारण ही इस नाम से जाना जाता है। अगला जो है विकास नगर। विकास नगर से तात्पर्य है जब कोई महानगर या हम लोग विराट नगर के आसपास में कोई और जगह नहीं हो पाती, तो कुछ दूरी पर जो है बसावट होती है, आवास बना दिए जाते हैं, तो उन भागों पर एक नगर स्थापित हो जाते हैं। जैसे दिल्ली का हम सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण देखें, गुड़गांव का देखें, या गुड़गांव के बाद जो है गाजियाबाद का देखें, फरीदाबाद का देखें, तो ये जो है इन प्रकार के जो नगर स्थापित हो जाते हैं वो आवास के कारण हो जाते हैं, है ना। और यह हमने बताया अभी नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण आकार के आधार पर, और दूसरा हमने जो बताया हमने कार्यों के आधार पर। अब यहाँ पर देखें भारत में नगरीकरण की समस्याएं किस प्रकार से होती है। भारत में नगरीकरण की समस्याएं, तो सबसे पहले नगरीकरण की समस्या में हम लोग देखें पर्यावरणीय समस्याएं। अब ये पर्यावरणीय समस्या में हम लोग ये देखें, पर्यावरण की समस्या के अंतर्गत तो हम लोग ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखें वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण में देखें लोग जो है गाँव से आते हैं और शहर में स्थापित होते हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, और यहाँ पर जो है मोटर गाड़ियों,
कार चलती रहती है, मोटर गाड़ियाँ चलती रहती है, जिसके कारण जो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है और उससे निकलने वाले जो धुएँ होते हैं ये मानव के लिए जो है हानिकारक होता है। ये वायु प्रदूषण जो है बहुत हानिकारक हो जाता है। यहाँ से जो निकलने वाले जो है या चिमनियों से निकलने वाले जो है लोगों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और जब वो हमारे श्वास क्रिया के द्वारा जाता है बच्चों को या चाहे बूढ़ों को, ये अपने फेफड़े में जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, अस्थमा की बीमारियां जो हो सकती है। यहाँ पर जो है बहुत प्रकार से वैसिली रसायन युक्त हवाएं पाई जाती हैं, जैसे कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड कह सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं और शीशा कह सकते हैं, नाइट्रस कह सकते हैं। ये सब विषैली रासायनिक पदार्थ जो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, चाहे हम लोगों के लिए हो चाहे जानवरों के लिए हो, ये हानिकारक होता है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से तात्पर्य ये होता है कि ये जो है नगरों में ही औद्योगिक उद्योग लगाए जाते हैं और उद्योग से निकलने वाले जो जल है, उद्योग से निकलने वाले जो जल है, किसी जल में कि खाली जगह छोड़कर जो है वहाँ पर फेंक दिया जाता है, वहाँ पर ले जाता है। तो उस स्थान पर जो है धीरे धीरे वो दूषित जल जो है जब सूखता है, जब सूखने के बाद क्या होता है कि उसके आसपास में जो हैंडपम्प होता है या जो कुएं होते हैं उसके जल जो है दूषित हो जाता है ना, दूषित हो जाता है। तो ये पीने योग्य नहीं हो जाता। दूसरी बात जो है यहाँ का उद्योग का जो जल को जो है किसी नहर में या किसी नदियों में बहा दिया जाता है, जो वहाँ पर दूषित हो जाता है। वहाँ पर जो लोग नहाते हैं तो चर्म रोग के हो जाते हैं। या दूसरी बात यह है जब इसको हम लोग जब पीते हैं तो है ना, दूषित को पीते हैं तो हमारे शरीर में धीरे धीरे सहने से जो है ये रासायनिक क्रिया हमारा चले जाता है और एक कैंसर के रूप में, भविष्य में कैंसर के रूप में ले लेते हैं। और दूसरा हम एक अच्छा उदाहरण भी और दे सकते हैं कि भारत में जो है दिल्ली, भारत की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ से जो फैक्ट्रियाँ जो निकाली जाती है तो ये फैक्ट्रियाँ का जो जल जो है यमुना नदी में बहा दिया जाता है और आज ये यमुना नदी जो है एक नाले के रूप में दिखाई देता है ना। उसी प्रकार से हम लोग ये कर सकते हैं, भारत के ही देखेंगे कानपुर के पास में, कानपुर में जो है चमड़ा उद्योग है। चमड़ा उद्योग के कारण उस जल को जो है गंगा नदी में बहा दिया जाता था, जो जिसके कारण जो है आए दिन जो है पेपरबाजी हो जाता था और तत्काल प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है गंगा नदी में ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ जो दूषित जल बहा दिया जाता था उसको तुरंत बंद करवा दीजिए। तो आज की स्थिति में गंगा नदी जो है एक पवित्र साफ सुथरा जल के रूप में है ना। और तीसरा हम लोग कर सकते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से तात्पर्य ये है कि यहाँ से जो निकलने वाले जो मोटर गाड़ियों और उसका मोटर गाड़ियाँ या जो इतनी भी कार जो चलती है इसका जो है आवाज़ें, इसका हॉर्न के कारण और फैक्ट्रियों के जो सायरन के कारण जो है इतना जनसंख्या का दबाव हो जाता है जो आवाज़ गूंजते रहती है और एक ऐसा हो जाता है 60-70 डेसिबल तक मानव सहन कर सकता है या इससे अधिक यदि हुआ तो आदमी का जो है पागलपन होने की स्थिति पे हो सकती है। अगला हम देखें आवाज़ की समस्या। आवाज़ की समस्या, लोग जो है थोड़ा बहुत यदि पढ़ लेते हैं तो गांव में, भारत कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं है ना, सब सहूलियत देखते हैं। अब रहना पसंद नहीं करते तो शहर की ओर लोग आते हैं और शहर में आते हैं तो उनके पास जो है रहने के लिए जगह नहीं हो पाता, तो जैसा तैसा भी झुकी झोपड़ी में बनाकर रहते हैं और वही जो है एक गंदी बस्ती का रूप ले लेता है ना। तो गांव में जो घर है लेकिन गांव में ना कर करके यहाँ पर आती है अपना वो चकाचौंध को देखकर, और यहाँ पर जो चकाचौंध नहीं मिल पाता वो झुकी झोपड़ी में रहना पड़ जाता है। और अगला हम लोग ये कर सकते हैं, जब गांव से जब आए तो एक लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, और रोज़गार नहीं मिल पाता तो वो जो है जिस योग्य है व्यक्ति उस योग्य के उसको जो है वेतन नहीं मिल पाता। वेतन न मिल पाने के कारण और अपने परिवार को चलाने के कारण जो है इनकी जो है आर्थिक असमताएं जो है पूरी तरह से जो है चौपट हो जाती है ना। तो वो जिस योग्य के होते हैं वो उसकी योग्यताएं यहाँ पर हासिल नहीं हो पाती। तो आज हमने ये देखा
नगरीय अधिवास का ये पूरा पाठ जो है आज यहीं पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया नगरीय अधिवास किसे कहते हैं ये पूरा बताया मैंने, बसाए किसे कहते हैं ये पूरे बताया, पांचों प्रकार का वर्णन कर दिया, नगरीय अधिवास की विशेषताएं पूरा बता दिया, और नगरीय अधिवास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन लोग ऐसे जो है यहाँ पर रहना पसंद करते हैं और कौन सी स्थिति पर रहना पसंद नहीं करता, ये पूरी बातें बता दिया। इसके बाद नगरीय अधिवास की वर्गीकरण बताया, 2 वर्गीकरण बताया मैंने, आकार के आधार पर बता दिया और यहाँ दूसरा जो है कार्यों के आधार पर बता दिया। अब उसके बाद फिर मैं अगला पॉइंट बता दिया मैंने कि भारत में नगरीकरण हो रही है जिसके कारण कौन सी समस्याएं हो रही है ये पूरा मैंने डिटेल कर दिया। और आप सभी जो है इसको बार बार इस वीडियो को सुनिएगा और सुनने के बाद जो है आप चिंतन कीजिएगा इससे। और कोई जो प्रश्न जो निकलता है, कोई डाउट आता है तो मेरा पर्सनल नंबर पे है, आप फ़ोन कर सकते हैं या तो मेरा व्हाट्सएप जो है के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। और इसको वीडियो को बार बार सुनिएगा, आपके दिमाग पे पूर्ण रूप से बढ़ जाएंगे। ओके, यहीं पर मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।